17 सितंबर 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए। श्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बेहद साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों को छुआ है। श्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री कार्यालय तक की जीवन यात्रा उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से कस्बे वडनगर की गलियों से शुरू हुई। उनका जन्म भारत की आजादी के 3 वर्ष बाद 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ। श्री नरेंद्र मोदी श्री दामोदर दास मोदी तथा श्रीमती हीराबा मोदी की तीसरी संतान हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों से ही कठिन परिश्रम किया, जिसके फलस्वरूप ही वे अपनी पढ़ाई तथा पढ़ाई के बाद के जीवन के बीच तालमेल बना पाए और अपने परिवार की चाय की दुकान पर काम करने के लिए समय निकाल पाए। बचपन से ही श्री नरेंद्र मोदी के विचार उनके हमउम्र बच्चों के विचार से बिल्कुल अलग थे। बचपन से ही वो समाज में सकारात्मक बदलाव चाहते थे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया। 2 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का पता लगाने के लिए भारत के विशाल भूखंड की यात्रा की। जब वे घर लौटे तब वे एक अलग ही व्यक्ति थे, जिसे ये स्पष्ट पता था कि उन्हें जीवन में कौन सा लक्ष्य हासिल करना है। वे अहमदाबाद चले गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए। श्री मोदी 1980 ईस्वी के दशक में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने में जुट गए। वो 2001 ईस्वी में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जहां उन्होंने राज्य को आर्थिक शक्ति बनाने का सपना साकार किया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों से निवेश आकर्षित किया। सबसे अधिक दिनों तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने के बाद 2014 में पूरे देश की आशाओं का प्रतीक बनकर वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद 2019 और 2024 में भी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वैश्विक पटल पर मजबूत देश के रूप में स्थापित किया। G20 की मेजबानी से लेकर क्वाड गठबंधन तक प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक व सामाजिक मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। स्वच्छ भारत अभियान से करोड़ों घरों में शौचालय बने, जिससे खुले में शौच मुक्त भारत का सपना साकार हुआ। मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया उत्पाद वैश्विक बाजार में चमके। इसमें खास तौर पर रक्षा क्षेत्र के साजो सामान बनने से भारत की अलग पहचान बनी। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को उद्यमी बनाया, जबकि उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काफी आगे बढ़ रहा है। इसी बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी। इसकी एक झलक पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक से दुनिया ने देखी। इसी तरह कश्मीर में निहत्थे पर्यटकों की आतंकी हमले में हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जिस तरह ध्वस्त किया, उससे भी दुनिया भर में भारत की धाक जमी। इसके अलावा कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और नक्सलवाद को खत्म करना उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में 4थे स्थान पर पहुंच गया और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है।
यही वजह है कि भारत अमेरिका के टैरिफ लगाए जाने के बावजूद झुका नहीं और अपने हित के लिए टिका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के लिए भी जाना जाता है। इसी का परिणाम है कि आज भारत की गली गली में यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग आम हो चुकी है। बिहार के संदर्भ में प्रधानमंत्री का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हाल ही में पूर्णिया में 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें ऊर्जा, रेल, हवाई अड्डा, सिंचाई और आवास शामिल हैं। नेशनल मखाना बोर्ड की स्थापना से बिहार के 90% मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिला। राजगीर में हॉकी एशिया कप का आयोजन और औंटा सिमरिया पुल के निर्माण से बिहार का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है कि विश्व के प्रमुख नेताओं ने उन्हें जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयां दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर कहा, आप शानदार काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने में भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो संदेश में कहा, मेरे अच्छे मित्र नरेंद्र, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने भारत के लिए इतना कुछ हासिल किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका की महान हस्ती बिल गेट्स जैसे दिग्गजों ने भी उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। दलाई लामा ने प्रधानमंत्री मोदी को शांति और सेवा के लिए बधाई दी। ये बधाइयां सिद्ध करती हैं कि मोदी जी न केवल भारत बल्कि विश्व के नेता हैं। याद रखने की बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी को रूस, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और दूसरे दर्जनों देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अब वक्त हो चुका है आपको हमारे गेस्ट से रूबरू कराने का। तो अब हमारे साथ हैं ICDS की यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की संयुक्त निदेशक डॉक्टर रीना कुमारी। मैम, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं यूनिसेफ की पोषण अधिकारी डॉक्टर शिवानी दत्त। थैंक यू। आपका भी स्वागत है। तो क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोषण माह पे हम ये कार्यक्रम हमने रखा है, तो सबसे पहला सवाल रीना जी मेरा आपसे रहेगा कि अगर सरल भाषा में कहा जाए तो पोषण आखिर है क्या। और अक्सर हम देखते हैं, हमारे दिमाग में भी आता है कि कुपोषण का मतलब हम समझते हैं कोई दुबला पतला सा बच्चा पेट निकला हुआ, उसको हम कुपोषण समझते हैं। हमें मालूम नहीं है कि कुपोषण का असली मतलब। तो अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, पोषण को सामान्य रूप में हम इस तरह बता सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, या यूँ कहें कि शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही मात्रा में पोषक तत्व और उसका संयोजन आवश्यक है जी। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि सही मात्रा और पर्याप्त मात्रा क्या है। पर्याप्त जो है एक क्वांटिटी दिखाता है, और सही का मतलब होता है कि जो भी आप ले रहे हैं, आपका जो आहार वो आपका सही होना चाहिए और क्या आप ले रहे हैं। तो अब ये पोषक तत्व जो है वो आमतौर पे दो तरह के हैं। एक आपके बृहत पोषक तत्व होते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो हमारे शरीर को और मानसिक, हम तो ये कहेंगे कि संवेगात्मक विकास के लिए भी सही मात्रा में पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता है, और ये उम्र के हिसाब से होती है, और बल्कि ये माँ के गर्भकाल से ही बच्चों सब के लिए उम्र के हिसाब से इसको देखा जाता है। तो मोटे तौर पे पोषण को इस तरह बताया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत सरल भाषा में आपने पोषण के बारे में भी बताया और किस तरीके से कुपोषण जो लोग होते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं। शिवानी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि हम तो कुपोषण की बात कर रहे हैं, पोषण की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी के समय में अगर देखा जाए तो बहुत क्योंकि कुपोषण को अक्सर समझा जाता है कि कम वज़न वाले जो हैं या जिनको माल न्यूट्रिशन है वो कुपोषित हैं, लेकिन आजकल आज के समय में देखा जा रहा है कि डबल कुपोषण देखने को मिल रहा है। जैसे अंडर अगर न्यूट्रिशन अगर है तो वो भी आप कुपोषित मान, और ओवर अगर न्यूट्रिशन किसी के कोई ले रहा है तो वो भी आपको कुपोषण में आता है। तो अभी के समय में अगर देखा जाए तो ये क्या है और क्यों हो रहा है?
प्रज्ञा, आपने बहुत सही बोला, अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण में दोनों चीज़ आती है। तो अभी तक बिहार में हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रगल अंडर न्यूट्रिशन के साथ रहा, अभी भी है। बहुत सारे बच्चे या माताएं ऐसी हैं जिनमें अनीमिया है या कुपोषण का शिकार है। लेकिन हम देश भर में ही और यहाँ अपने प्रदेश में भी, राज्य में भी देख रहे हैं कि स्पेशली अर्बन में, शहरी क्षेत्रों में, या जो थोड़ी एफ्लुएंट फैमिलीज़ हैं, जो वहाँ पर बच्चों में किशोरावस्था में ओबेसिटी यानी मोटापा बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप जहाँ बचपन में बच्चा अगर कुपोषित है या उसका भी हम ट्रीटमेंट करें, लेकिन साथ ही साथ ये एक डबल साइडेड एज स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं ना, कि दूसरी तरह की एक चीज़ आ गई कि ये कुपोषण या मोटापा और इससे क्या नुकसान है। क्योंकि बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या डायबिटीज़ जो इंडिया में इतना कॉमन है, या हाइपरटेंशन, अब उसका एज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो पहले बड़ी उम्र में होता था, अभी आपको 40s में बहुत लोग मिलेंगे जिनको ये हो रहा है। और ये आदतें बनती हैं बचपन से और किशोरावस्था से। तो जब बच्चों को हम बचपन में ही उस तरह के भोजन की आदत डल जाती है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। तो इसके लिए किस तरह का भोजन है स्पेसिफिकली, जिसको हम जंक फूड भी कहा जाता है। अब जंक फूड एक बड़ा नाम है, उसमें आता क्या है? तो 3 चीज़ का ध्यान रखना है, हाई फैट, हाई सॉल्ट और हाई शुगर। यानी अगर वसा ज़्यादा है, तला छना ऐसा खाना, चीनी की मात्रा अगर अधिक है और नमक की मात्रा अधिक है, तो बहुत सारे आपके बाज़ार के खाने जो हम लेते हैं या पैकेट बंद हमें मिलते हैं, वो सब इसी श्रेणी में आते हैं। घर के खाना भी ऐसे बन सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम जो हमारा बाज़ार का या वो खाना है, ये जंक फूड है। और इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से, कुछ कन्वीनियंस की वजह से, कुछ फैशन की वजह से, कुछ वजह मतलब एक आदत में आ रहा है, आदत की वजह से। शायद इसको रोकना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसकी वजह से ओबेसिटी और ओवरवेट का प्रचलन और ये जो इसका प्रेवलेंस है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। कह रहे थे डॉक्टर शिवानी, आपने बताया कि किस तरीके से कुपोषण, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों के अंतर के बारे में बताया और कितना ज़रूरी है कि हम इसमें बैलेंस करके चलें। रीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया पोषण माह का, और जो कि 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसकी गतिविधियों के बारे में, खासकर बिहार में क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी दें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पोषण माह जो है वो हर वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है जी। और ये पोषण अभियान की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से शुरू की गई। अब इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आवश्यकता क्यों पड़ी। फोकस किया गया है कुपोषण से बचाव के लिए। कुपोषण का एक सामान्य रूप से इसका एक बहुत गंभीर प्रभाव ये है कि इसका एक विशियस सर्कल बनता है जी। इसका एक कुचक्र इस तरह तैयार होता है। इसको इस तरह से समझें, जैसे छोटी बच्ची कुपोषित, वो फिर अगर बच्ची छोटी बच्ची फ्रॉम द बिगनिंग अगर छोटी बच्ची कुपोषित है तो सामान्य रूप पे वो एक कुपोषित किशोरी के रूप में बड़ी होगी। कुपोषित किशोरी कुपोषित माँ, अगेन वो कुपोषित बच्ची को जन्म देगी। तो ये एक विशियस सर्कल घूमता है। तो ये बहुत आवश्यकता महसूस की गई कि कुपोषण के इस चक्र को तोड़ा जाए और सितंबर माह को पोषण माह के रूप में और पूरे भारत देश में इसको मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में शुरुआत की और इसका हर वर्ष अलग अलग थीम होता है। जब शुरुआत किया गया था तो पोषण के 5 सूत्र थे, उसके बाद सही पोषण देश रोशन आया और अब जो है एक बहुत ही आधारभूत थीम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। आप सभी जानते हैं कि महिलाएं जो है वो परिवार की धुरी हैं और आप थोड़ा पीछे जाइए तो देखिए कि सभ्यता और संस्कृति जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। बिल्कुल। तो एक महिला जब स्वस्थ होती है, पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश स्वस्थ होता है। मैं मानती हूँ कि अब पुरुषों की भूमिका हो गई है, महिलाएं की भूमिका कहीं ज़्यादा है। कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं कि 9 महीने बच्चे को गर्भ में अपने आप वो जिम्मेदार हो जाती है, तो महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी हमारा 17 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक चलेगा।
इसमें पोषण अभियान को सिर्फ एक अभियान नहीं, एक जन आंदोलन का रूप दिया गया है। बिल्कुल। जन आंदोलन का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ें और कुपोषण को से बचने के लिए और पोषण को समझने के लिए एक पोषण को हम लोग 3 एस्पेक्ट में देख सकते हैं। अच्छा भोजन, स्वच्छता, हाइजीन, सैनिटेशन और आपका स्वास्थ्य में इम्यूनाइजेशन। इसमें अब इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय भी होता है। कोर डिपार्टमेंट जो है ICDS है, समेकित बाल विकास सेवाएं, जिसमें मैंने 25 साल तक, मेरा 25वां वर्ष अभी कार्य कर रही हूँ। और स्वास्थ्य विभाग, PRD पंचायती राज विभाग, PHED और एजुकेशन डिपार्टमेंट, सबके सहयोग से तरह तरह की गतिविधियाँ। अगर आप अभी गांव में जाएंगे, इस महीने में अगर गांव में अभी भ्रमण करें तो आप देखेंगे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ब्लॉक लेवल पे, कार्यालय स्तर पे या आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पे तरह तरह की गतिविधियां की जा रही हैं, जिससे जागरूकता फैले, जन आंदोलन का रूप हो और लोग समझें कि किस तरह एक अगर महिला सशक्त होती है या स्वस्थ होती है तो अपने परिवार को कितने अच्छे से आगे बढ़ाती है और एक पीढ़ी स्वस्थ होती है। इसमें तरह तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। कुछ केंद्र पे चलने वाली जो गतिविधियां, जो एक अन्नप्राशन होता है हमारी सभ्यता में है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो हम लोग उसको मुंह जूठी सामान्य भाषा में कराते हैं। तो इसमें गांव की महिलाओं को केंद्र पे बुलाया जाता है, उसमें पुरुषों को भी बुलाया जाता है और उनको ये सारी गतिविधियों और क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है। और उसमें पोषण के बारे में उनको काफी सलाह दी जाती है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे। तो ये जरूरी भी है रीना जी, क्योंकि ये अगर ये नहीं होगा तो किस तरीके से जागरूकता फैलेगी और कैसे लोग जानेंगे कि नारियों को भी उनको स्वस्थ रखा जाए, तभी हम एक सशक्त परिवार बना सकते हैं। शिवानी जी, मैं आप पे आऊंगी, क्योंकि हमारा जो थीम है इस बार का वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो थीम है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक थॉटफुल थीम लेकर के इस बार नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं हमारा जो ये 8वां पोषण माह जो हम मना रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि आप यूनिसेफ में पोषण अधिकारी हैं और रीना जी ने बात की कि पुरुषों की भी भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है, और हम बचपन से जो अगर एक बच्ची को अच्छा खाना नहीं मिले तो वो बड़ी होती है, वो कुपोषित होती है और इस तरीके से चलते आता है। ऐसे में आप बहुत नज़दीक से, आपने बहुत सालों से आपने भी देखा है कि किस तरीके से झेलती हैं लड़कियां, और इस बार के थीम में जो रखा गया है वो नारियों के ऊपर है। तो इन जो मेन जो होते हैं उनकी क्या, या परिवार की क्या भागीदारी होनी चाहिए और उनको किस तरीके से इसमें कदम से कदम मिला के आगे रखना चाहिए ताकि उस चीज़ को समझें, इस जागरूकता को वो समझें, और कैसे वो इस, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही पर्टिनेंट आपका सवाल है, क्योंकि जैसा रीना जी वे भी बोल रही थी, जब तक महिला सशक्त नहीं होगी या सुपोषित नहीं होगी तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सुपोषित नहीं होगी। तो इस और हमारे समाज में एक सोसाइटी ऐसी है कि महिलाओं का स्तर या बच्चियों का स्तर पुरुषों से कुछ हद तक कम है। बहुत बार उनके हाथ में फाइनेंशियल या पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल परिवार का और पुरुष का बन जाता है। हम लोग बहुत बार बच्चों की न्यूट्रिशन या पोषण, क्योंकि माँ पे निर्भर है, अब 9 महीना जब वो उसके गर्भ में बच्चा है तो जो वो खा रही है, जो उसे मिल रहा है, वो बहुत उसका बड़ा एक पार्ट बच्चे को जा रहा है। अगर वही कुपोषित रहेगी, वो अनीमिक होगी, तो नेचुरली जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है वो अच्छा नहीं होगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भी विकास ठीक से नहीं होगा। फिर उसके जन्म, बच्चे के जन्म के बाद अगले 6 महीने वह दूध पिला रही है उसको माँ, तो कम से कम समझिए तो जो हम एक फर्स्ट 1000 डेज की बात करते हैं, यानी पहले 1000 दिन, गर्भावस्था से लेके पहले 2 साल, तो उसमें समझिए कि 1 साल से 9 महीना और फिर आगे 6 महीना तो बच्चा एक तरह से केवल माँ पे ही निर्भर करता है। तो यदि माँ का पोषण अच्छा नहीं होगा तो आगे बच्चे का नहीं होगा। फिर जब बच्चा खाना शुरू कर रहा है तो छोटे बच्चों को, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, वो समझ रहे होंगे कि खाना खिलाना बहुत ही बड़ा काम है, उसके पीछे पीछे भागना, उसको हर 2-2, 3-3 घंटे पे खिलाना, माँ के लिए अकेला ये संभव नहीं है जब तक कि परिवार उसको सपोर्ट नहीं करे। ब्रेस्ट फीडिंग वो खुद कराएगी, लेकिन उसकी खुराक का, उसके आराम का, उसको काम से थोड़ा मुक्त करके एक आराम का दें, उसको अच्छा एक वातावरण दें, ये परिवार की जिम्मेवारी है। और इसमें पति का और परिवार के अन्य सदस्यों का रोल है। और खासकर जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, 6 महीने से ऊपर है, तो उसको भोजन
खिलाने में फैमिली ज़रूर एक रोल प्ले कर सकती है। बाजार से क्या आ रहा है ये हमेशा महिला के हाथ में नहीं होता, कई बार पुरुष सामान लाते हैं, और बहुत बार फादर्स जो हैं वो शायद प्यार से या लाड से, या दादा दादी भी कभी चिप्स या कोई ऐसी चीज़ें बड़ा खुश होकर बच्चों के लिए लाते हैं। तो शायद यहाँ पे एक परिवर्तन हो कि हेल्दी चीज़ घर में आए। अगर आप अंडा खा रहे हैं या कोई फल खा रहे हैं, वो चीज़ हम बच्चों के उसमें लाएं। तो ये पुरुषों के हाथ में ये चीज़ है। घर में बच्चे को संभालने में, उसके साथ खेलने में दादा दादी का, परिवार के अन्य सदस्यों का, पिता का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए इस बार मेल इन्वॉल्वमेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मानी गई है कि जब तक हम पुरुषों को भागीदारी नहीं देंगे बच्चों के पालन पोषण में, तब तक बच्चे हमारे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे और महिलाओं का भी विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो शायद पुरुषों को आगे बढ़कर अपने से भी एक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और अर्बन एरियाज में तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे और ये तो शिवानी जी, ये तो माइंडसेट पहले का तो जो अभी चेंज हो रहा है, चेंज हो भी रहा है। और जो आपने बताया रीना जी, विशियस सर्किल था जो कुपोषण था, वो जो चलते आ रहा था, वो सिर्फ जागरूकता से ही इस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल रीना जी, जैसा कि 10 लाख से अधिक लोगों को हम जागरूक किया जा रहा है, स्थानीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन, पोषण वाटिका और जो एक पोषण ट्रैकर है, ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है और कैसे ये बेनिफिट देता है आम लोगों को? देखिए, अभी जो पोषण माह चल रहा है उसका एक बहुत मेन थीम है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो माँ का पहला दूध होता है, गाढ़ा पहला पीला दूध, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं तकनीकी भाषा में, ऐसे तो पहला पीला गाढ़ा दूध, वो एक बहुत प्राकृतिक रोग निरोधक है। पहले क्या होता था, कुछ सोशल कस्टम था तो उसमें लोग इसको निचोड़ करके फेंक देते थे, पर ये प्राकृतिक रोग निरोधक है। ये सभी बच्चों को, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, 1 घंटे के भीतर तुरंत इसको शुरुआत करनी चाहिए। तो इसमें कई तरह से ये जब अन्नप्राशन होता है या माता बैठक होती है आंगनबाड़ी केंद्रों पे, इस चीज़ को बताया जाता है। सेविका क्या करती है, ऐसे गर्भवती माताएं जिनका बच्चा होने को होता, उनके घर में जा कर के ये सब बताती हैं। एक ये थीम है। दूसरी चीज़ है, एक पोषण वाटिका, एक नया कंटेंट आया है। वाटिका का मतलब है, शब्द से ही है, एक छोटा सा बगीचा। शहरों में भी किचन गार्डनिंग आजकल ये है। तो स्थानीय और मौसमी साग सब्जी, जैसे आपका पालक, गाजर, अमरूद, केला, खीरा, टमाटर, चौलाई, गोभी। अब इस चीज़ को समझना आवश्यक है कि पोषण जो है वो मौसमी और स्थानीय साग सब्जियों से ज़्यादा है। इसके लिए बहुत काजू, बादाम, अखरोट, ये सब की बहुत आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उसकी भी है, लेकिन बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो ये इसको समझना है। तो ये देखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे या गांव में, समुदाय में, कहीं भी एक छोटा सा जगह हो जहां पे सामुदायिक सहभागिता से कुछ बीज मिल जाए। जैसे गांव में बहुत मुखिया, जनप्रतिनिधि होते हैं, सेविका भी, सब वो लोग दान करें, एक वाटिका बने और उसमें जो कुछ भी उपज हो, उसको जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे हॉट कुक मिल जो बनता है, गर्म पका भोजन छोटे बच्चों के लिए, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, वो उसको जो बनाती है उसमें डाल के खिलाए। ये एक पोषण वाटिका हुआ। अब ये जो पोषण ट्रैकर है वो एक्चुअली एक ऐप है। वो ICDS में वो पोषण ट्रैकर ऐप डेवलप हुआ है। उससे वो मॉनिटरिंग का ऐप है। उससे हम लोग देख सकते हैं कि केंद्र कैसे खुला, कितने बच्चे हैं, सेविका पढ़ा रही है, क्या भोजन दिया गया। वो एक तरह से मॉनिटरिंग का ऐप है। तो मिला जुला कर बात वही है कि पोषण के प्रति जागरूक करें और महिला के पोषण और स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सचेत हों। और प्रज्ञा जी, हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने बहुत कुछ रिसर्च भी किया है गाँव में। तो जैसे एक परिवार है, उसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं। पुरुष आमतौर पे उतनी कुपोषित नहीं है, उसी परिवार की महिला कुपोषित है। क्रय शक्ति भी अगर देखें, यहाँ बात ध्यान देने की है। बिल्कुल इस चीज को समझना आवश्यक है कि महिला एक संतति धारण करती है। अगर वो कुपोषित है तो बिल्कुल रीना जी, आपने जैसा कि बोला कि कुपोषण, हमने यही बात ही रखी थी और थीम इसी पे रखाया गया है। और आपने भी बोला रीना जी कि हम लोग जिस तरीके से पोषण वाटिका बनाएं और खाने पीने पे ध्यान दें। शिवानी जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर एक प्लेट में
हेल्दी डाइट की बात की जाए तो क्या कुछ रहना चाहिए और क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए? अगर मैं आपको इन शॉर्ट पूछूं तो क्या कुछ तो जो हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, हमारे डाइट डाइवर्सिटी की बात होती है, यानी खाने में, भोजन में विविधता, अलग अलग फूड ग्रुप, जो शुरू में रीना जी भी बता रही थी, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जो एक ICMR ने एक हेल्दी डाइट की एक थाली दी है, जिसमें आधे से ज़्यादा थाली आपकी भरी होनी चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी हरी साग सब्जियां और फल से। ये हमें कोशिश करना है हमारा कार्बोहाइड्रेट को कम करें, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, और खाने में जो फैट्स, हेल्दी फैट्स जैसे बीज हैं, जो आपके या तीसी है या मूंगफली है या इस तरह की चीज़ जो अच्छे सोर्सेज हैं फैट के, उनको हम बीच में कैसे शामिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम करें, और अभी इसमें भी मिलेट्स, जो श्री अन्न की बात हुई थी पिछली बार के पोषण माह में, एक बहुत बड़ा जोर था कि हम मिलेट्स को, जैसे रागी है, बाजरा है, ज्वार है, जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ यूज़ होता था, कुछ पोर्शन उनका रखें, अपना चावल और गेहूं के साथ साथ उनका प्रयोग बढ़ाने की कोशिश करें। दालें हैं या इन सबको, बीन्स को ज़्यादा अपने भोजन में शामिल करें। अगर आप मांस, मछली, अंडा खाते हैं तो ज़रूर उसको भोजन का एक अंग बनाएं। और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, फल, और फल में अगेन वही बात कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि महंगे फल या कहीं इम्पोर्टेड कहीं से आ रहे हैं, जो आपको सीजन में मिल रहा है। और ये शिवानी जी, ये एक बहुत बड़ा अभी के समय में जो हो रहा है, जो क्रेविंग होती है, जो बाहर खाते हैं हम ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि ऐप जैसे पोषण ट्रैकर है वैसे बाकी ऐप्स भी आ गए हैं, और वो ऐप्स आप घर बैठे आप ऑर्डर करते हैं या फिर आप बाहर जाते हैं कहीं भी कुछ ले लेते हैं। ऐसे में जो क्रेविंग होती है जंक फूड खाने की, हमें भी ये जागरूकता अपने अंदर लाने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, ताकि उनका भविष्य, क्योंकि अभी के समय में बहुत कुछ जो बीमारियां जो छोटे बच्चों को, आए दिन वीडियो आता है कि छोटे बच्चों को स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक हो गया, 40 की उम्र में, 35 की उम्र में बीमारियां, तो वो सिर्फ लाइफ स्टाइल ही है, एकदम लाइफ स्टाइल। बिल्कुल। रीना जी, क्योंकि समय की कमी है तो आप दोनों से मेरा आपसे सवाल है कि जो हमारा समाज है या जो लोग हैं, उनको अगर जागरूकता फैलाने के लिए अगर आपको कुछ मैसेज देना हो कि वो किस तरीके से जागरूक हों और किस तरीके से सरकार के साथ, क्योंकि सरकार तो हम सबके लिए काम कर रही है, सरकार हम सबके लिए खड़ी है कदम से कदम मिला के, लेकिन हम सबको भी आगे आने की ज़रूरत है, हम सबको भी अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? ये मैसेज देना चाहती हूँ कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे काम आपको शरीर के माध्यम से, स्वस्थ शरीर के माध्यम से करने हैं। स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना, मतलब संतुलित आहार, और साफ पानी, और अच्छी स्वास्थ्य आदतें, और परिवार का, पूरे परिवार में महिलाएं भी और पुरुष भी, दोनों का स्वस्थ रहना, बच्चों को भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो जागरूक रहें, क्या खा रहे हैं, सिर्फ पेट भरना आवश्यक नहीं है, पेट में क्या जा रहा है और आपकी थाली में क्या है उसको देखना जरूरी है। चीनी कम खाएं, नमक कम खाएं, तेल कम खाएं, मौसमी साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, साफ पानी पिएं, और आदर्श जीवन शैली अपनाएं। आदर्श, अगर आप शैली की बात करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जंक फूड खाने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि एक देख रहे हैं कि किशोर वय में वो एक पूरी नस्ल प्रभावित हो रही है, पूरी नस्ल, बिल्कुल। ओबेसिटी बहुत बढ़ रहा है अचानक से, और चूंकि प्रेशर भी बहुत है, आजकल के बच्चों पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का प्रेशर है, पीयर प्रेशर होता है, कुछ हासिल करने का प्रेशर होता है। किशोरावस्था में तो उतनी समझ भी नहीं होती है, भूख लगे, और ये बहुत ललचाते हैं जंक फूड, उनकी पैकिंग ऐसी होती है, वो इतने चटपटे होते हैं कि हमारे किशोर बालिक बालिकाओं को तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो परिवार का बहुत भूमिका होता है कि आप बच्चों को समझाएं कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तिरंगा भोजन का एक कॉन्सेप्ट चलता है, हरी पीली पीली दाल, लाल पीले फल, उजला चावल, थोड़ा कम मात्रा में ये खाएं। मिलेट्स, श्री अन्न जिसको पहले, अब तो यह बहुत काफ़ी फैशन में आ गया है, जो पहले कहते थे ज्वार बाजरा कौन खाता है इसको, अब तो लोग उसकी रोटी हम लोग अपने डाइट में शुरू अब हो ही रहा है। यही मैसेज देना चाहती हूँ, खुश रहें
खुश रहे, मतलब ओवरऑल अभी के समय में जागरूक रहते हुए आप क्या खिला रहे हैं सब कुछ देखते हुए, और मन को तन को जो कहते हैं ना कि हम हर तरीके से स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें, खुद को खुद के परिवार को अगर इस तरीके से देखें तो हम आगे, सेहत है तो सब कुछ है, इन शॉर्ट हम लोग यही बोल सकते हैं। शिवानी जी, क्योंकि रीना जी ने भी बोला कि ओबेसिटी बढ़ते जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें अपने पोषण पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार की तरफ से भी बहुत जागरूकता फैलाई जा रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं और हमारे पहले की तुलना में बहुत कुछ सुधार आया, फिर भी क्या ऐसी समस्या है जो अभी आम घरों में देखने को मिलती है और उसको किस तरीके से, आपका क्या मैसेज रहेगा, उसको कैसे हम लोग ये कर सकते हैं? एक समस्या शायद जो रीना जी ने कुछ चीज़ें इसमें कवर कर ही ली हैं कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोग शायद जानते ही नहीं हैं लैक ऑफ अवेयरनेस कि क्या खाना चाहिए, मतलब जानकारी की कमी, कितना खाना है, क्या खाना है, किस तरह के फूड ग्रुप्स ऐड करने हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अगर हेल्दी डाइट की बात करें, एक 6 हेल्दी डाइट्स के टिप्स हैं जो अभी यूनिसेफ का ही एक लॉन्च हुआ हेल्दी डाइट कैंपेन, उसमें है। पहली चीज़ उसके अंदर ये है कि घर का खाना खाएं, पैकेट बंद को मैक्सिमम अवॉइड करें, जितना हो घर का खाना, बैलेंस डाइट, बाहर का खाना नहीं। दूसरी चीज़ है एक टेबल पे साथ बैठ के खाएं, जब साथ खाएंगे तो महिलाओं को भी बराबर का खाना मिलेगा, नहीं तो उनको बचा खुचा खाना ही मिलता है, ये दूसरी चीज़ है। बच्चों का स्तनपान पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव, 6 महीने से ऊपरी आहार 2 साल तक, जिसमें बाहर का खाना नहीं, घर का बना खाना देने की कोशिश करें। मोबाइल और स्क्रीन से दूर रखें, खाना खाते समय टीवी मत देखिए, मोबाइल मत देखिए, ना बच्चों को दिखाएं क्योंकि खाने से रुचि हट जाती है। और छठा है जो स्पेशल अवस्थाएं हैं, जैसे प्रेगनेंसी है या जब लड़कियों की किशोर अवस्था है, पीरियड्स आ रहे हैं, ये सब जब आपको अधिक खाने की ज़रूरत है लैक्टेशन पे, तब अधिक भोजन उसके हिसाब से, उसको एज के हिसाब से, छोटे बच्चों में और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन में अधिक भोजन और पौष्टिक भोजन का घर में प्रयास करें। तो अगर ये 6 चीज़ें हम ओवरऑल मानते हैं तो इनके हिसाब से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल, तो ये जो दर्शक देख रहे हैं उनको इन शॉर्ट क्लियर मैसेज है कि अगर आपको परिवार को सेहतमंद रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो जो स्क्रीनिंग टाइमिंग होती है या साथ में बैठ कर के खाएं, अच्छा खाना खाएं, सीजनल खाना खाएं, अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये सिर्फ पुरुषों के लिए भी है, ये सिर्फ औरत का काम नहीं है, ये सबका काम है, पूरे परिवार के हर एक सदस्य का काम है। रीना जी और शिवानी जी, आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें कही और बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी, उसके लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने भी ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को आकर यहाँ बात करने की। थैंक यू सो मच शिवानी जी, थैंक यू सो मच रीना जी। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद कि आपने भी इतने प्यार से हमारी इस एपिसोड को सुना और जाना कि कितना ज़रूरी है हमारी सेहत को और हमारे पोषण को ध्यान देना, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो सही पोषण ही सही भविष्य की, देश के भविष्य की नींव होती है। इसी के साथ दर्शकों, आज का जो ये कार्यक्रम है हमारे समाप्ति पे है। आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम या आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे हमारा पता है, आप हमारा पता नोट कर सकते हैं और हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है बिहार दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk.patna@gmail.com। तो अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय और एक नए गेस्ट के साथ। फिलहाल नमस्ते।